नमस्कार मित्रों, आज आप लोग के बीच एक बार फिर से बीएम स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज आप लोग के बीच हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत का भारत का संवैधानिक विकास का टॉपिक लेके आए हैं, जो एक घटनाचक्र का एक महासंग्रह कहिए, ये लेके आए हैं आप लोगों के बीच। तो इसको देखते हुए हम आगे चलें। सबसे पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। इसका व्याख्या देख लें। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स को बनाया गया। ये मित्रों 39 बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है मित्रों, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? तो 1773 ईस्वी में, जो व्याख्या आप इससे पहले जान चुके हैं। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? फिर वही सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया? निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। कब? 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में। ये 40वां बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसका कुछ व्याख्या देख ले। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालक समिति में आमूलचूल परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के योग्य बनाना भी इसके उद्देश्य में शामिल था। 1773 ईस्वी में ब्रिटिश सांसद ने इसे पास किया तथा 1774 ईस्वी में लागू किया, और इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत 1774 ईस्वी में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। नेक्स्ट है मित्रों, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो मित्र इसका सही आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। इसका कुछ व्याख्या देख ले। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। इस सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य न्यायालय एवं देश विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था। यह उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया, और एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश तथा चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। नेक्स्ट है मित्रों, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई? तो इसका सही आंसर होगा
1773 होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो ये स्वाभाविक है कि इसका आंसर ई होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इससे पहले आप व्याख्या जो सुने हैं उसमें तो आप जान ही गए होंगे कि प्रथम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो बने थे एलिजा एम्पे बने थे। नेक्स्ट है मित्रों, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसका सही आंसर होगा 1786 एक्ट के द्वारा। चलिए व्याख्या की तरफ। 1786 ईस्वी में एक अधिनियम ब्रिटिश संसद के सम्मुख इस भावना से रखा गया ताकि कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए एवं गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्ति लेना चाहता था। वह गवर्नर जनरल मुख्य सेनापति दोनों की वो लेना चाहता था। नए अधिनियम के अनुसार यह सब स्वीकार हो गया तथा उसे विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दिया गया। कब? 1786। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786। नेक्स्ट है मित्रों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला? अपने काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला। इससे पहले भी आपको इसका डिस्क्रिप्शन आप देख चुके हैं, वही आंसर होगा 1786। नेक्स्ट है मित्रों, 1793 में एक विनिमय द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया तथा केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनिमय का कारण क्या था? ऐसे विनिमय का क्या कारण था? इसका सही आंसर होगा, देख लें, सी। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर से संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। इसका डिस्क्रिप्शन देख ले। कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था। अतः उन्हें शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया। नेक्स्ट है, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया कब? 1813 एक्ट के द्वारा। 1813 इसका कुछ डिस्क्रिप्शन देख लें। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसके चीन के व्यापार तथा चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा और बाकी जो था उनका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, चाय और चीन को छोड़ के। किस एक्ट के द्वारा? 1813 एक्ट के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो वही इससे पहले भी आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ चुके हैं, 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। आगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? ये सब क्वेश्चन पूछने का टाइप है मित्रों। इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस टाइप से पूछ सकता है, एक ही क्वेश्चन को एक अलग अलग रूप बना के। तो 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? भारत
में चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 जो लगा वह एक महत्वपूर्ण था। इसको एक महत्वपूर्ण समझने के पीछे क्या कारण हो सकता है? इसका एक कारण है इनके द्वारा भारतीयों को शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। इससे पहले ये हम आपको अपने वीडियो में बता चुके हैं कि 1813 में शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था 1 लाख रुपये, लेकिन किसी कारणवश वो पैसा खर्चा नहीं हो सका। वो आपको बता दें कि वो आंग्ल प्राच्य विवाद के कारण वो खर्चा नहीं हो सका था। तो चलिए अब डिस्क्रिप्शन में देख लें क्या लिखा है। चार्टर अधिनियम 1813 को भारत के लिए महत्वपूर्ण बनाने हेतु प्रावधान यह था कि 1 लाख रुपये वार्षिक विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन, साहित्य के सुधार एवं पुनरुत्थान के लिए तथा भारतीय प्रदेशों में विज्ञान की उन्नति एवं आरंभ करने के लिए पृथक रख दिया जाए। इस धारा के अनुसार सरकार ने जनता में शिक्षा प्रसार का बीड़ा उठाया। नेक्स्ट टाइम मित्रों, चार्टर एक्ट 1837 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी, गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति वो 1833 के प्रावधानों में ऐसा नहीं था। इसका डिस्क्रिप्शन देख ले क्या कर रहा है। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिया गया तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। और इस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और इस अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। वह सदस्य भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेज होना था। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में परिषद में सम्मिलित किया गया, अतः विकल्प डी आवश्यक है। नेक्स्ट है मित्रों, लोकसभा की परीक्षा। लोक सेवकों की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्नलिखित में किसके द्वारा दी गई है? लोकसभा आयोग की परीक्षा भारत तथा इंग्लैंड में एक ही साथ आयोजन करने का प्रावधान किसके द्वारा दिया गया? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा ये प्रावधान किया गया। इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड ने वर्ष 1918 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़नी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित होनी चाहिए तथा उच्च भारतीय सिविल सेवा के लिए 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही वर्ष 1922 में सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। एचिसन आयोग ने 1887 ईस्वी में एचिसन आयोग ने 1887 ईस्वी में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ नहीं आयोजित की जानी चाहिए। किस आयोग ने कहा कि हमें इंग्लैंड और भारत में एक साथ नहीं होनी चाहिए परीक्षा सिविल सेवा के? एचिसन आयोग ने। कब? 1887 ईस्वी में। नेक्स्ट है मित्रों, नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत स्वीकार किया गया। नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया। कब? 1853। इसका डिस्क्रिप्शन देखें क्या है। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उनके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 तक कर दी गई। उसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इसमें प्रावधानित था कि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जाएगी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है मित्रों, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील
विधान परिषद का सृजन किया? निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853। इसका डिस्क्रिप्शन देखें क्या क्या कह रहा है। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया गया। अब भारत के लिए पहली बार एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। अब विधान परिषद में 12 सदस्य हो सकते थे। विधान परिषद में कितने सदस्य हो सकते थे? 12 सदस्य हो सकते थे। निम्नलिखित में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा आयोजित करने हेतु सम्मत हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 1922। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखें। वर्ष 1922 से इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत में भी आयोजित होने लगी। इससे पूर्व यह केवल इंग्लैंड में आयोजित होनी थी। वर्ष 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। वर्ष 1937 से संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ किया। वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघ लोक सेवा आयोग FPSC का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग UPSC कर दिया गया। अब एक नेक्स्ट है मित्रों 21 क्वेश्चन नंबर ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सबसे पहला है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना। नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो इसमें आपको मैच करना है। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियंत्रण परिषद की स्थापना कब किया गया? नियंत्रण परिषद की स्थापना किया गया आपको 1784 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना 1784 ईस्वी में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा किया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई? 1813 ईस्वी में दी गई। और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 में किया गया। आगे मित्रों सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ था? चार्टर एक्ट 1813 में भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। आपको पता होना चाहिए भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, चाय और चीनी को छोड़कर। दूसरा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या किया गया? 1773 में क्या गया कि कंपनी के निर्देशकों को कंपनी के प्रबंध से प्रतिबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। एक्ट ऑफ 58 क्या कहा? एक्ट ऑफ 58 के हिसाब से शासक का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। और डी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या कहा? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना था। तो इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चले आगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किया गया। इसकी व्याख्या आप
पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला है मित्रों, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय एवं शक्कर के व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया? चाय एवं शक्कर का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया कब? 1833। 1833। यदि प्रश्न में चाय और शक्कर के स्थान पर चाय और चीनी के साथ वाक्य होता तो विकल्प डी सही होता, लेकिन मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग ने इस प्रश्न को गलत मानते हुए अपने बोनस अंक दिया है। सॉरी मित्रों, ये चाय और इस क्वेश्चन में चाय और शक्कर की बात कहाँ है? तो चाय और शक्कर अलग है। चीनी की यदि बात करता तो 1833 सही होता। नेक्स्ट है मित्रों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया कब? किस एक्ट के द्वारा? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसका व्याख्या देखिए क्या कह रहा है। 1757 और 1764 के युद्धों प्लासी और बक्सर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने समय समय पर एक एक्ट पारित किए जो इस प्रकार थे। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम प्रमुख प्रावधान निम्नवत है। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ाना, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार को छीन लिया गया, लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देश के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त रहा। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के द्वारा 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के क्राउन को स्थानांतरित किया। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया किस एक्ट के तहत? तो एक्ट नंबर सी 58 के तहत, 1858 के तहत, 1958 के तहत। सॉरी मित्रों, अठारह के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीन कर ब्रिटिश राजमुकुट को सौंप दिया गया। इंग्लैंड में इस अधिनियम द्वारा एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यों की मंत्रणा परिषद गठित होनी थी, जिसमें 8 सरकार द्वारा मनोनीत होने थे और शेष 7 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा चुने जाने थे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिया गया। नेक्स्ट टाइम तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधे शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। इसका ऑप्शन डिस्क्रिप्शन देखिए क्या कह रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार चाय और चीनी के साथ व्यापार के अतिरिक्त 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था, अतः कथन एक सही नहीं है। गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गई और ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया गया। इस प्रकार कथन 2 सही है। नेक्स्ट है मित्रों क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई?
किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? तो ऑप्शन नंबर डी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया, 1997 में पूछा गया है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल, सॉरी मित्रों, इसका सही आंसर होगा 1861, ऑप्शन नंबर बी 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। वे अध्यादेश एक अधिक 6 माह तक लागू रह सकते थे। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके अधिकार को और बल प्रदान किया? किस एक्ट के तहत? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। इसका डिस्क्रिप्शन देखें। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय प्रणाली की शुरुआत की। लॉर्ड कैनिंग ने भिन्न भिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर एक प्रकार से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली और इस व्यवस्था के अनुसार प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक व्यक्ति के अधीन होता था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय परिषद 1892 के अनुसार विधानमंडलों के सदस्यों के अधिकार 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिया गया। पहला, बजट पर उन्होंने अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया, यद्यपि इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने अथवा सदन में मत विभाजन करने का अधिकार उन्हें नहीं था। सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिनों की सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। 6 दिनों की सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। किस एक्ट के तहत? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। तो नमस्कार मित्रों, कैसा लगा ये हमारा वीडियो आज का? अपने लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और आप लोग के बीच में ऐसे ही बने रहेंगे और बार बार समय समय पर वीडियो लाते रहेंगे। ये वीडियो आपको बीपीएससी अर्थात जो भी एग्ज़ाम हो इस लेवल का, उसमें आपको बहुत ही कारगर साबित होगा। और जो भी क्वेश्चन है वो सब किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।